नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में बांग्लादेश के हालचाल जानने के लिए, क्योंकि आज से 4 दिन बाद बांग्लादेश के अंदर नए प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। 35 साल बाद नया प्रधानमंत्री। आप सरप्राइज होंगे कि 35 साल किस बात के लग रहे हैं बांग्लादेश में। अभी तक तो थी ना, शेख हसीना थी, खालिदा जिया थी। मैंने कहा नया प्रधानमंत्री शेख हसीना, खालिदा जिया, ये दो ही महिलाएं थी। पिछले 25 साल से इन दोनों का, 35 सालों से इन दोनों का ही राज चल रहा था, अल्टी पल्टी करके। इन दोनों के बाद में अब कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, क्योंकि शेख हसीना भारत में और खालिदा जिया ऊपर हैं। ऐसे में मतलब स्वर्गवासी हो गई हैं। ऐसे में उन दोनों के बाद कोई थर्ड व्यक्ति अब बांग्लादेश की सत्ता संभालेगा। तो बांग्लादेश के अंदर फिलहाल के लिए जो आज की चर्चा है वो ये कि कौन सी पार्टी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और दूसरा, बांग्लादेश में अब जो भी आएगा, भाई हमको खालिदा जिया और शेख हसीना का 35 साल का पुराना अनुभव था। शेख हसीना चुनाव में नहीं है, ये आप सब और हम जान रहे हैं बढ़िया से। अवामी लीग चुनाव में नहीं है, लेकिन खालिदा जिया, और खालिदा जिया के अगेंस्ट में कौन खड़ा है, मतलब बीएनपी के अगेंस्ट में कौन तैयार हो गया है। पहले तक बाई पार्टी सिस्टम जब बांग्लादेश में होता था तो अवामी लीग लड़ती थी खालिदा जिया, वो शेख हसीना वाली, और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो खालिदा जिया की। दो ही पार्टियां मेजर हुआ करती थी। लेकिन शेख हसीना को भगा करके बीएनपी वालों ने क्या पाया, खुद ही संकट में तो नहीं आ गए कहीं? क्यों? क्योंकि इस बार अपोजिशन में बीएनपी के अगेंस्ट कौन खड़ा हो गया है, तो वो है जमात। जमात जो है कट्टरपंथी, कट्टरपंथी जो पाकिस्तान प्रमोटेड है, वो जो कि बांग्लादेश को चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मिला लिया जाए, वैसी थॉट प्रोसेस वाला देश, जो कि एकदम इस्लामिक कट्टरपंथ और हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान देने वाला जमात है। तो एक तरफ बीएनपी और एक तरफ जमात, इन दोनों में से बस ये है कि दो बुरे लोग हैं। उनमें से ज्यादा बुरा कौन, इसकी लड़ाई चल रही है। भारत के लिए दोनों ही ठीक नहीं है, तो इनमें से यह है कि कम बुरा और एक बहुत बुरा, इस तरह का चुनाव होने जा रहा है। तो भारत क्या अपने हितों का अपने पड़ोस में कुछ भी संरक्षण कर पाएगा? आप कहेंगे क्या चुनाव प्रभावित करने की बात कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले चुनावों को बांग्लादेश ने यही कहते हुए शेख हसीना के खिलाफ माहौल बना था बांग्लादेश में कि भारत ने शेख हसीना को इलेक्शन जितवाया है, भारत शेख हसीना को प्रमोट करते हुए आगे लेकर आया है। तो जब भाई किसी देश के प्रधानमंत्री को भारत बना सकता है पड़ोस की पड़ोस में, तो क्या इस बार यहां के चुनावों को प्रभावित कर सकता है? क्योंकि शेख हसीना तो यहां से पिछले साल, मतलब अब तो 1.5 साल से ऊपर हो गया, वो निकल करके यहां आ गई थी, सत्ता परिवर्तन हो गया था, और सत्ता परिवर्तन के बाद 18 महीने से मोहम्मद यूनुस बिना चुनाव जीते सत्ता चला रहे थे। फिलहाल के लिए आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे यहां पर दो मेजर पार्टी बनकर इलेक्शन में है, और उन छात्रों की पार्टी का क्या हुआ जिन्होंने शेख हसीना को उखाड़ फेंका हो, वो खुद कहां खड़े हैं? क्या वो कोई बड़ी पार्टी बना पाए? और तो और, क्या वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ पा रहे हैं? आप ज्यादा इंतजार मत करिए, पहले ही जान लीजिए 10% सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं वो लोग। मतलब छात्र राजनीति के नाम पर शुरुआत करके देश को बदलने निकले जो यहां के लीडर्स थे, जिन्होंने एनसीपी पार्टी बना ली थी, उन छात्रों ने क्या कुछ किया? तो जवाब है नहीं साहब, 30 सीटों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब 300 सीट वाले बांग्लादेश में उनका महज 10% रोल है। लेकिन शेख हसीना को उन्होंने पूरे देश दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया, सत्ता से निकाल दिया, और बेचारी आवामी लीग चुनाव में ही नहीं है। खैर, आइए एक एक करके देखते हैं और सारा की सारा भारत के साथ इस कैलकुलेशन को समझते हैं। तो बांग्लादेश में 12 तारीख के दिन संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं। खालिदा जिया और शेख हसीना आएंगे। 35 साल बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, क्योंकि 1991 से 2024 तक यहां पर शेख हसीना या खालिदा जिया बदल बदल के चल रहे थे। तो सबसे पहले तो हमारे और आपके लिए ना एक जानने का विषय ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे लिए तो चलो हमारा पड़ोसी है, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर पर बैठा हुआ है, ऐसे में हमारे लिए तो ये महत्वपूर्ण देश है। दुनिया के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इसके प्रति चाइना इंपॉर्टेंट है? चाइना इसके अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों लेता है? पाकिस्तान क्यों इतना इंटरेस्ट लेता है? क्या केवल भारत ही एक कारण है या कोई और भी बड़ा कारण है? तो देखिए, पहले ना आप इसकी ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझ लीजिए। बांग्लादेश है बंगाल की खाड़ी के अंदर, हम तो खैर पूरे के पूरे इंडियन ओशन में ही पसरे हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश क्या है कि भारत को कोई देश भले ही अपने पक्ष में ना कर पाए, लेकिन बांग्लादेश जैसे छोटे देशों को, जैसे अमेरिका ने लगभग इसको अपनी मतलब पुपड़ी बना रखा है कि हाँ ठीक है, जैसा तुम हम कहेंगे वही से तुम करोगे। तो ऐसे में इन छोटे देशों को इनकी नीतियों के साथ हिला डुला करके इंप्रेस किया जा सकता है, अपने साथ मतलब बहा के ले जाया जा सकता है। तो बांग्लादेश जो है ना, वो असल में बंगाल की खाड़ी के अंदर जो बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, वो जल संधि जो कि इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से या इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ती है, उस स्ट्रेट ऑफ मलक्का में बैठ करके बांग्लादेश बड़ा डिसीजन ले सकता है। मतलब आप समझिए, यहां पर ना लगभग 1.5 नॉटिकल माइल चौड़ा एक रास्ता है समुद्र का, जिसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं। वहां से $1 ट्रिलियन से ज्यादा का सामान
चाइना के लिए या फिर इन आसियान कंट्रीज के लिए होकर निकलता है। $1 ट्रिलियन लगभग 60,000 से 90,000 औसत है ये, मतलब जैसे कोविड के टाइम पे 60,000 थे, इन दिनों 90,000 के आसपास नंबर कोटेड किए जाते हैं। जहाज यहां से निकलते हैं, कितना 1.5 नॉटिकल माइल चौड़ा रास्ता है, इसलिए स्ट्रेट कहा गया है इसे, स्टेट ऑफ मलक्का। तो स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में बोलते हैं कि वो नस है जिससे कि साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से रास्ता मिलता है। इंडियन ओशन खास क्यों है? क्योंकि पर्शियन गल्फ से यहां से होकर के सारा की सारा तेल निकले या अफ्रीका को जाने वाला सामान निकले, ये जाएगा यूं ही पाक, अगर चाइना जाना है तो उसका रास्ता यही है। अब इस रास्ते से जाने के लिए बंगाल की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो इंपॉर्टेंस है ना, उसको देखते हुए लोगों को, मतलब जैसे चाइना का, अमेरिका का जो बड़ा इंटरेस्ट आया वो इसी बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर आया था कि भैया हमें वो आइलैंड दे दो ताकि हम बंगाल की खाड़ी में निगरानी कर पाए। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे तो फिर इंडोनेशिया को, थाईलैंड को, इनमें से किसी भी जगह को अमेरिका अपने लिए जगह बना सकता है। देखो, इन यूरोपियन देशों ने ना दुनिया भर में देश से ज्यादा आइलैंड को महत्व दिया है, क्योंकि आइलैंड बन करके ही ये जीवन में दुनिया पे राज कर पाए। मतलब एक कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है, अगर आप लोग उसे ऑब्जर्व करें तो जैसे यूके भी दुनिया पर जब राज किया ना, तो उसके पीछे का बड़ा रीजन था कि वो पूरी तरह से एक आइलैंड कंट्री था। मतलब अपने चारों तरफ किसी से बॉर्डर शेयर ही नहीं करना। उसको तो गलती से आयरलैंड मिल गया, अदरवाइज वो पूरा यूके ही था। तो एकदम समुद्र के बीचों बीच पड़ा हुआ है, पानी की निगरानी की जा सकती है, ये अपने आप को ऐसे मानकर चलते हैं। आज अगर आप यूएस को भी देखें तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? चार दोनों तरफ पानी है, ऊपर कनाडा के साथ मित्रता, मैक्सिको के साथ दीवार खींच दी। भाई साहब, हम तो पानी में आइसोलेटेड हैं। पड़ोस में इनको बिल्कुल व्यवधान नहीं चाहिए होता। ये इनकी मानसिकता है कि जितना ज्यादा आइसोलेटेड रहोगे, पानी से घिरे रहोगे, सेफ रहोगे, नेवल पावर को बनाना आसान है, बॉर्डर पर निगरानी मुश्किल है। ये इनका थॉट प्रोसेस है। आज अमेरिका जो अपने आप को देखता है ना, मैं पूरा नदर्न हेमिस्फीयर अपना मानता हूं, रीजन है वो कहता है जहां तक जमीन है वो मेरी है, क्योंकि मुझको पड़ोसी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से इन लोगों की सोच है। एनीवे, तो ये ओशियन के अंदर हमेशा, चाहे आप चागोस आइलैंड को उठा लो, मालदीव्स, मॉरिशस, ये तो खुद कहते हैं हमारे यहां जगह ले लो साहब, लेकिन नहीं नहीं, सब चागोस आइलैंड चाहिए हमें। ये आइलैंड पर फोकस करने वाले हैं। तो भारत ना इस जगह पर एक बहुत स्ट्रेटेजिकल आइलैंड रखता है, अंडमान निकोबार, आपको मालूम होगा। और भारत उसको ग्रेट निकोबार परियोजना की तरह डेवलप करना चाह रहा है। मतलब भारत की जो लोकेशन है इस बंगाल की खाड़ी में, वो सबसे खास लोकेशंस में है, जिसको हम लोग बंगाल की खाड़ी के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप करते हुए चलते हैं। खैर, तो कुल मिलाकर के ये जगह मैंने आपको इसलिए बताई कि इसका महत्व है, और बांग्लादेश से करीबी होने के कारण इस जगह को बांग्लादेश भी समझता है और दुनिया के देश भी समझते हैं कि इसका सेंट मार्टिन आइलैंड लेके यहां पर कुछ निशाने साधे जा सकते हैं। लेकिन ये इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ। बंगाल की खाड़ी में इन लोगों को जगह चाहिए, कई कारण है, चाहे म्यांमार को हैंडल करना हो, इन फ्यूचर भारत को भी अगर भविष्य में चुनौती के रूप में देखे अमेरिका, तो फिर भारत को चैलेंज करने के लिए भी उसके पास आइलैंड होना जरूरी है। खैर, फिलहाल के लिए अब दूसरा बड़ा सवाल निकल कर आता है कि साहब, जब इतनी ही चीजें यहां से होकर जाती हैं, तो इस जगह पर दुनिया भर के लिए इंपॉर्टेंट जो ये रूट है, भारत का काउंटर क्या है? भारत का काउंटर है कि भारत ने खुद को पूरी तरह से इस क्षेत्र में मजबूत किया हुआ है। अंडमान निकोबार को लेकर के हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं। इसी कारण से अमेरिका बांग्लादेश को लपेटे चल रहा है कि भारत का अगर इंडियन ओशन में इतना ज्यादा सिक्का बुलंद हो गया, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड पावर बनने के चलते हम इंडियन ओशन में अपनी पकड़ खो दें। आज अमेरिका पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में अपनी जबरी पकड़ रखता है। मतलब पैसिफिक ओशन पर अब चाइना और अमेरिका का ही राज चलता है ना। ऐसे ही अटलांटिक ओशन में पूरी तरह से अमेरिका का राज चल रहा है। इंडियन ओशन, जो कि थर्ड लार्जेस्ट ओशन के रूप में, मतलब थर्ड लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक रूप से अगर ओशन कहा जाए, तो उसमें अमेरिका का अभी कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। सिग्निफिकेंस नहीं है उसी को बरकरार रखने के लिए, जबकि ट्रेड बहुत ज्यादा चलता है। उसी को दिमाग में रखते हुए अमेरिका यहां पर अपना दिमाग लगाए फिर रहा है। यह सेंट मार्टिन की कहानी हमने कई बार आपको सुना दी। बांग्लादेश के दक्षिण में सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसको ना देने के चलते शेख हसीना को हटना पड़ा, सत्ता परिवर्तित हुई, यहां से उनको फरार होकर के भारत में शरण लेनी पड़ी। यहां से बच करके निकली और भारत में आई, और तब से लेके बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो रखा है। चलिए, लेकिन अब बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस बैठे, मोहम्मद यूनुस जिनको बिठाया गया, ये अमेरिका के बिठाए हुए नुमाइंदे थे। आप और हम खूब अच्छे से इनके बारे में जानते आए। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी विदेश नीति को भारत के खिलाफ मोड़ दिया। क्यों? बोले शेख हसीना आप लोगों ने बिठाई थी, शेख हसीना के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था, बचा के भी आप ही लोग ले गए। यानी बांग्लादेश को आपने अपना स्लेव की तरह से ट्रीट किया, आपने उसको अपनी टेरिटरी की तरह से ट्रीट किया, इसलिए हम आपके खिलाफत करते हैं। तो इनके यहां पर जो असली खिलाफत रही, वो भारत की खिलाफत रही। चलिए,
अब लेकिन खिलाफत में कौन ज्यादा खिलाफ होगा, इसका चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना हट गई। जो शेख हसीना की पार्टी थी आवामी लीग, उसको बैन कर दिया। तो अब यहां पर जब चुनाव हो रहा है, तो चुनाव इस बात का हो रहा है कि अब आफ्टर शेख हसीना कौन, तो अब शेख हसीना के बाद में कौन, इसका निर्धारण होने जा रहा है 12 तारीख को। 12 तारीख को यहां पर 350 सीटों की इनकी संसद है, उसका इलेक्शन है। उनमें से 50 सीटें एनी टाइम रिजर्व रहती हैं महिलाओं के लिए। 300 सीटें हैं जिन पर इलेक्शन होता है। 300 सीटें जिन पार्टियों से जीतकर जैसी जैसी सीटें आएंगी, उसी अनुपात में बाकी बची हुई 50 सीटें जो रिजर्व हैं, उतनी महिलाओं को सीटें दे दी जाएंगी। यानी इलेक्शन 300 पर होगा, बाकी जो 50 हैं वो 300 के अनुपात में बट जाएंगी। मान लो 150 सीट किसी की आई तो उसको 25 महिलाओं की सीटें मिल गई। ऐसे मान लीजिए किसी की 30 आई तो किसी को 5 सीटें यहां पर मिल गई। उस प्रपोर्शन में इनके यहां पर महिलाओं की सीटों का रिजर्वेशन चलता है। इनकी कुल आबादी में 91% मुस्लिम है और 8% हिंदू हैं। इस प्रकार से यहां की जो पार्टी है वो जितना ज्यादा मुसलमान फेवर करेंगी, इस्लाम को फेवर करेंगी, उस तरह की पार्टियों को यहां पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। वो पार्टियां जो माइनॉरिटी के लिए बात करें, उनको यहां पर कोई महत्व नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो यहां पर ज्यादा वोट शेयर नहीं रखते। ऐसे में बांग्लादेश का इलेक्शन और उसमें कौन की प्लेयर होगा और कौन सी पार्टी प्ले करेगी, ये फिलहाल के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो कितनी सीटें हैं? 300। अब बात करते हैं पार्टियों की। तो पार्टी यहां पर रही दो। आवामी लीग हटने तक, जब तक आवामी लीग थी तब आवामी लीग और बीएनपी पार्टी हुआ करती थी। अब कौन है? अब यहां पर बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। और दूसरा जो जमात, जो शेख हसीना के टाइम पर पाबंदी पाती थी, यानी कि जिसके ऊपर सैंक्शन थे, जो चुनाव नहीं लड़ सकती थी, वो इस बार चुनाव में है। तो इस बार शेख हसीना के जाने से मुक्ति पाकर के उतरी हुई बाहर जमात इस्लामी, वो इस समय 11 पार्टियों को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ रही है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारे देश के अंदर बीजेपी अगर एक बड़ी पार्टी है तो वो अपने साथ गठबंधन को एनडीए कहकर चुनाव लड़ाती है। ऐसे कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है तो वो अपने साथ यूपीए नाम से चुनाव लड़ाती है। तो कई सारी पार्टियों का कोएलिशन होता है। ऐसे ही बांग्लादेश में दो मेजर गठबंधन हो गए। एक बीएनपी जो इस समय 10 पार्टियों को साथ लेकर चुनाव लड़ रही है, उनमें सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी है, और दूसरी है जमात जो अपने साथ 11 बड़ी पार्टियों को लेकर चुनाव लड़ रही है। तो फिर से यहां पर दो पार्टियों का इलेक्शन है। अवामी लीग नहीं है तो भी दो बड़े गठबंधन बन चुके हैं। जो जमात वाला गठबंधन है ना, उसमें जो स्टूडेंट्स की पार्टी थी, जो 2024 में ही बनी थी, जिसका नाम नेशनलिस्ट पार्टी बना, नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी बना, वो एनसीपी पार्टी जमात के साथ 2026 के जनवरी में गठबंधन कर ली। तो इसका मतलब अब यह हुआ कि एक तरफ बीएनपी यानी कि खालिदा जिया जो अभी थोड़े दिन पहले ही मरी हैं, उनके बेटा जो हैं वो इस समय पार्टी को लीड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जमात के अंदर एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, जो कि छात्रों के द्वारा बनाई हुई पार्टी है, उसका गठबंधन है। ठीक है। अब जो बीएनपी है ना, उस बीएनपी के अंदर तारिक रहमान, जो अपनी मां के एक्सपायर होने से कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश पहुंचे थे। बीएनपी को अपने यहां लीडर की तलाश थी। ये 17 साल से विदेश में थे, लंदन यूके में पढ़ रहे थे, रह रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे, फरारी काट रहे थे, क्योंकि शेख हसीना ने इनके खिलाफ काफी सारे मुकदमे डाल रखे थे, इनको सजाएं सुना रखी थी। तो ये इस समय बंगाल वहां पर यूके में रह रहे थे। तो यूके से ये लौटकर वापस आए और बीएनपी को इन्होंने हेड किया। बकायदा इनका भव्य स्वागत हुआ। बीएनपी को लगा कि अब हम अपना ही पूरा राज चलाएंगे, ये इसलिए लौटकर आए। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जमात और जमात के साथ वो मिलकर के इन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ लेंगे। खैर, इनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। खालिदा जिया के समय की इनकी पकड़ है। पिछली बार खालिदा जिया की पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ी थी, तो इस बार इनकी पकड़ थोड़ी मजबूत है और ये बढ़िया से सोचकर कर रहे हैं कि हम अपने बांग्लादेश को मां के सपने की तरह बनाएंगे, जो हमारी मां सोचती थी। बकायदा इन्होंने बांग्लादेश के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जो बीएसएफ है, यानी भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो बॉर्डर पर किलिंग ना करे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और दूसरा, जो नदियों का पानी है वो सही से बंटवारा हो सके, हम ये सुनिश्चित करेंगे। मैं आपको बता दूं, भारत ने जो गंगा ट्रीटी कर रखी है बांग्लादेश के साथ, वो 2026 में समाप्त हो रही है। उसके बाद में हमारा पानी इनके पास कितना जाएगा, ये फिर से डिसाइड होना है 2026 के अराउंड मई में। और भारत अब इस बार एग्रीमेंट में, क्योंकि पिछले बार भी एग्रीमेंट में जाने से पहले हमने काफी ज्यादा इनको नेगोशिएशन में लिया था, तो अभी हमारे पास में ना गंगा जल का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के कोई सी भी सरकार बने वो आकर के हमारे साथ टेबल पर बैठेगी। तो ये अपने मैनिफेस्टो में इसको डाल दिए कि फेयर पानी मिले हमें, ये हमारी चाहत रहेगी, बॉर्डर किलिंग रुके, हम ये चाहते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि बांग्लादेश बिफोर ऑल की नीति हम अपनाएंगे, हमारे ऊपर मित्रता तो चलेगी, हमारे ऊपर मास्टरी नहीं चलेगी। इनका मतलब यही था कि इंडिया जैसे पहले बांग्लादेश पर मास्टरी करता था, हमको
हमको मित्र की तरह ट्रीट किया जाए, हम पर कोई शासन ना करे, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। बॉर्डर मैनेजमेंट मजबूत होगा, वाटर की सॉवरेनिटी रहेगी, हम रीजनल डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करेंगे, हम सबसे गठबंधन करेंगे, हम चाइना को बुलाएंगे, हम भारत के साथ भी रहेंगे, हम सार्क के साथ भी रहेंगे, हम सबके साथ रहते हुए आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के भारत का इनके साथ जिक्र है, ये चाहते हैं कि भारत के साथ आगे रिश्ते बढ़ाए जाएं। ठीक है साहब। दूसरा दल जिसका नाम है जमाते इस्लाम। जमाते इस्लाम नाम की जो पार्टी है उसके ही इस समय लीड कर रहे हैं शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान 67 वर्षीय हैं जो कि इस समय जमात को लीड कर रहे हैं। ये लंबे समय तक बैन चले अपने कट्टरपंथी विचारधारा के कारण, और ये बांग्लादेश के जन्म को ही गलत मानते थे। मतलब ये वो लोग थे जो बांग्लादेश के मतलब निर्माण को सहमत नहीं थे। मतलब जिस तरह से पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश बना, ये उस समय के पक्षधर लोग नहीं थे, इस कारण से इनको बैन रखा जाता था अवामी लीग के टाइम पर। अब ये छुट्टे हो गए हैं। अब जब ये छुट्टे हो गए हैं तो फिर इनके साथ में और लोग मिल गए, जैसे एनसीपी जैसी पार्टियां इनके साथ मिल चुकी हैं। इनने भी मैनिफेस्टो निकाला। जैसे मोदी जी ने 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र की बात की है, इन्होंने 2040 तक बांग्लादेश को 2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का दावा किया है। इन्होंने कहा कि हम पड़ोसियों के साथ, विशेष रूप से इंडिया के साथ कंस्ट्रक्टिव टाइज रखेंगे, यानी कि हम भारत के साथ में मतलब रचनात्मक रूप से संबंधों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। बाकायदा इनके मैनिफेस्टो में यह बात लिखी गई, कंस्ट्रक्टिव रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, पीसफुल, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशन विल बी बिल्ट विद नेबर्स एंड नियर बाई कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इन सब के साथ और म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और दुनिया के और देशों के साथ भी। साथ ही साथ जो सार्क और आसियान जैसी जगह हैं वहां पर भी हम एक्टिव एंगेजमेंट करेंगे। ये बात बोलते हुए इन्होंने बात कही। बात करते हैं सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होनी थी कि भाई अब जनता जो है वो छात्रों के नेतृत्व में राज करे, छात्रों के नेतृत्व में बांग्लादेश का भविष्य देखेगी। उनका क्या हुआ? उन लोगों ने निकलकर, जिन छात्रों ने आंदोलन करके शेख हसीना को हटाया था, उनकी पार्टी बनी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी। इस पार्टी का इस बार के इलेक्शन में 300 में से मात्र 30 सीट पर दावेदारी की गई है। 30 सीटों पर ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि इनके साथ गठबंधन में जमात ने इनको 30 सीटें ही दी हैं कि भाई सुनो, 300 में तुम चुनाव नहीं लड़ पाओगे, तुमको कोई नहीं जानता, तुम यूथ हो, जैनजी क्राउड हो, शहरों में तुम्हारी रीच है जो कि इंस्टा फेसबुक पर तुम्हें लाइव करती है, तुमको सीट मिलेंगी 30। तो भैया कुल मिलाकर के ये 30 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन जब ये तैयार हुए तो बहुत सारे इन्हीं के साथी नाराज हो गए। इनके कई साथी जो कहते थे कि जमात के तो खिलाफ थे हम लोग, हम कट्टरपंथ के खिलाफ थे, हम कई विचारधाराओं के खिलाफ थे, ऐसा कहते हुए इन स्टूडेंट के यूनियन में से 9 नेताओं ने इनका संग छोड़ दिया, एनसीपी छोड़ दिया, और वो अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से कई काफी फेमस जो नेता रहे इनके, जैसे समांता समरीन हुआ, तमसीन जारा हुआ, हाई प्रोफाइल कई फिगर थे, उनको आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हुए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन नाहिद इस्लाम जैसे जो लीडर थे वो डिफेंस में रहे कि नहीं, हमें साथ रह करके इनको सुधारना है, साथ मिलकर के इनको सुधारना है। अलतत्वगत्वा चुनाव में जब आप उतरते हैं तो फिर चुनाव की गणित कुछ और होती है, आपके आंदोलनों की गणित कुछ और होती है। आंदोलन जब हुए तब जनता को यह दिखाया गया कि हम बिल्कुल कुछ अलग लेकर आ जाएंगे, लेकिन जब चुनाव में उतरना हुआ तो कहा कि पहले साथ मिलते हैं, तब सुधार का इंतजार करेंगे। कुल मिलाकर के फिर से कोई नई आवामी पार्टी सी बन जाएगी इन लोगों के लिए, लेकिन ठीक है, इनको नई पॉलिटिक्स करनी थी और ये बांग्लादेश के लोगों को समझ में आ जाएगा कि इन्होंने छात्रों के नेतृत्व में परिवर्तन भले ही देखा हो, फैक्ट्रियां भले ही बंद हो गई हो, बेइज्जती भले ही हो गई हो, नया कुछ नहीं मिला। खैर, फिलहाल के लिए बांग्लादेश में अब जब चुनाव होने जा रहे हैं तो भारत के लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली पड़ोसी है। पड़ोसी के पास में अगर चीन की करीबी हो या पाकिस्तान की करीबी हो, हमारे लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अब इनके साथ में सामान भी आदान प्रदान करने लगा है, जहाज भी इनके, हवाई जहाज भी एक दूसरे के बीच में उड़ने करने लगे हैं, उनकी तस्वीरें भी अब चलने लगी हैं, डायरेक्ट फ्लाइट उड़ने लग गई है पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में। तो भारत के लिए बांग्लादेश में किसी और पड़ोसी का दखल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना का दखल मिनिमम रहे, हम इनसे यही चाहते हैं। लेकिन इन सबसे परे एक भाई साहब अपना पूरा रोल प्ले कर रहे हैं। इन्होंने अपना एम्बेसडर यहां भेज रखा है साहब। यूएस एम्बेसी जबरदस्त सक्रिय हो रखी है तब से, जब से वो उस्मान हदी नहीं मरा था, उस समय से यूएस एम्बेसी सक्रिय हो रखी है भाई साहब। यूएस एम्बेसी ने तो बांग्लादेश को बढ़िया अपना बाजार बना लिया। आपको पता होगा, बांग्लादेश अमेरिका वाले जो मिनेसोटा के अंदर इनके मक्का पैदा होती है, चाइना वालों ने खरीदने से मना कर दिया था। बांग्लादेश तो बिका हुआ है, तो बांग्लादेश को इन्होंने अपनी वो फसलें जो कहीं नहीं खप रही थी वो यहां खपाना शुरू कर दी। जीएम क्रॉप्स, चाहे गेहूं हो चाहे मक्का हो, भाई साहब वो खपाना शुरू कर दी। इन्होंने बकायदा यहां के लिए अपना एक एम्बेसडर नियुक्त किया और आते ही उसने ये कहा कि हम 25-26 साल से, मतलब आप सोचकर देखिए, पिछले 8 सालों से बांग्लादेश में कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा था अमेरिकी
अनाज का भाई साहब तत्काल प्रभाव से इनके यहां पर मक्का की डिलीवरी होना शुरू हो गई, ये मक्का आ गई। मतलब बांग्लादेशियों को पता ही नहीं चला कि एक आदमी जो चुना नहीं गया था, मोहम्मद यूनुस, वो इनके लिए कौन से एग्रीमेंट कर गया, जिसके चलते अमेरिकी सामान धड़ाधड़ बांग्लादेश में आने लग रहा है, अमेरिका की फसलें आने लग रही हैं। विकासशील और अल्प विकसित देशों के पास में प्राइमरी सेक्टर के अंदर कृषि ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर वो भी विकसित राष्ट्र इनको देने लगे तो ये लोग तो कटोरा हाथ में ले लेंगे, पाकिस्तान से भी बुरा हाल हो जाएगा। विचारणीय है कि बांग्लादेश को मक्का अमेरिका से मंगानी पड़ रही है, गेहूं भी अब ये अमेरिका से मंगवा रहा है। ये यहां पर इनके अभी इन्होंने बिठाए हैं अपने एम्बेसडर ब्रेंट टी क्रिश्चियन, वो सभी तस्वीरें शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखिए साहब हमने मक्का पहुंचा दी है इतने साल बाद, 8 साल बाद मक्का, क्योंकि शेख हसीना मक्का यहां पर नहीं उतरने देती थी कि हम नहीं बिकने देंगे, फसलें तो हम खुद ही बना के खाएंगे साहब, कोई बात नहीं। भाई साहब चुनाव से पहले ब्रेंट टी क्रिस्टियन नाम का जो एम्बेसडर बांग्लादेश के लिए नियुक्त हुआ, वो बकायदा हर भी जैसे बीएनपी लीडर तारिक रहमान से मिलता है, इसके बाद में मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करता है, इसके बाद में शफीकुर रहमान से, एक तरफ तारिक रहमान एक शफीकुर रहमान, शफीकुर रहमान जमात से है, उससे मुलाकात करता है। सबसे मुलाकात चल रही है इसकी कि बढ़िया से चुनाव लड़ना भाई, अपन देख रहे हैं सबको, है ना, तुम सबके साथ हैं अपन, इस तरह से भाई ये हर व्यक्ति से मिलते हुए तस्वीरें डाल रहा है। बाकायदा मुलाकात में ये तय कर रहा है कि बांग्लादेश के हितों, अमेरिकी हितों के खिलाफ बांग्लादेश में कुछ भी ना हो। अमेरिका को बांग्लादेश में दिखाना यह है कि हम तुम्हारे विकास में तुम्हारे साथ खड़े हैं, जबकि $0.88 बिलियन का इंपोर्ट करता है बांग्लादेश अमेरिका से और $6 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। मतलब इतना कि अमेरिका राउंड फिगर्स में इन्हें मिस भी कर सकता है कि छोड़ो छोड़ो, लेकिन अमेरिका के लिए ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो रखा है। सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, जो भी बने वो अमेरिका के साथ में दोस्ती रखे। कुल मिलाकर के ये सब धड़ों से नेवी के चीफ से मिल रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों से मिल रहा है, सबसे इसकी मुलाकात चल रही है कि हाँ भाई बांग्लादेश में अपनी पकड़ पूरी है। बांग्लादेश के अंदर ट्रेड के नाम पर भारत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। अगर हम बांग्लादेश के ट्रेड की बात करें तो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है $6 बिलियन का यूएस से, और हाईएस्ट इंपोर्ट करता है चाइना से $14 बिलियन का, सेकंड इंपोर्ट करता है भारत से लगभग $5-6 बिलियन के आसपास का। ठीक है, तो भारत के साथ इसका जो व्यापार रहा है चाइना का, बांग्लादेश का, उसमें ये ट्रेड डेफिसिट में रहता है, मतलब भारत से माल मंगा करके घाटे में रहता है। लेकिन बांग्लादेश ओवरऑल दुनिया को कपड़ों के सेक्टर में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनकर बैठा रहा है, रेडीमेड कपड़ों के लिए। ऐसे में रेडीमेड कपड़ों में बांग्लादेश के लिए अमेरिका बहुत बड़ा बाजार रहा है। यूरोपियन यूनियन का जो बाजार था वो तो भारत ने हाल ही में चैलेंज कर दिया है, लेकिन जो ट्रेड डील भारत और अमेरिका की हुई है उससे इनका वो अमेरिकी बाजार भी छिनता हुआ दिख रहा है। इसके चलते अमेरिका से इनकी फिर से डील चल रही है। ये जो मोहम्मद यूनुस है ये अमेरिका के साथ कोई सीक्रेट डील करने लग रहा है। इलेक्शन से 3 दिन पहले सीक्रेट डील की न्यूज ने माहौल गरमा दिया है कि भाई ऐसा क्या है कि पहले ये व्यक्ति 50% टैरिफ से 20% टैरिफ तक के लिए अमेरिका को मनवा कर लाया, अब फिर से ये कौन सी सीक्रेट डील कर रहा है, और डील में सीक्रेट शब्द क्यों यूज किया जा रहा है कि ये बताना नहीं है किसी को कि हम बदले में क्या करेंगे। तो ऐसे में बांग्लादेशियों को अपने आप को अब ये समझना होगा कि उनके साथ खेला तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके यहां पर गेहूं को, मक्का को, जीएम क्रॉप्स को आने दो, बांग्लादेश को उनके लिए केवल एक आइलैंड बनाकर छोड़ दो कि इनके काम का, अमेरिका के काम का ये जगह बनकर रह जाए। बांग्लादेशियों को वाकई में अगर समझ रहेगी तो वो एक दिन मोहम्मद यूनुस जैसों को कोसेंगे बाद में कि उन्होंने उसके साथ क्या बिगाड़ा किया। लेकिन फिलहाल अमेरिका अपने हितों का यहां पर ख्याल रख गया है, लेकिन अमेरिका समझदार है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत भड़बड़ा दे। तो भाई साहब अपने सिटीजन्स को उसने बकायदा नोटिस जारी किया, एडवाइजरी जारी की कि सुनो बांग्लादेश में इलेक्शन है, सब लोग साइड में रहना, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो एडवाइजरी भी जारी कर रहा है और मित्रता भी कर रहा है। खैर जो भी है, बांग्लादेश के अंदर आवामी लीग तो यही बता रही है कि भाई साहब हम चुनाव में तो नहीं है, लेकिन जो चुनाव में हो सकते थे उम्मीदवार उनको जेलों में मार दिया जा रहा है। क्या बांग्लादेश रह गया है, किस तरह की बातें यहां पर हो रही हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश में जी इलेक्शन है, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। अवामी लीग यहां पर है नहीं, भारत को यहां पर एक बार फिर से एक तरह से कहा जाए तो दर्शक बन के बुलाया गया कि आओ साहब देख जाओ हमारा चुनाव कैसे चल रहा है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में जो भी होगा 12 तारीख को, एक बुरा और एक ज्यादा बुरा, दो ऑप्शन हमारे पड़ोस में रहेंगे। लेकिन हाँ, कम से कम इलेक्टेड जनता रहेगी, इलेक्टेड लोग रहेंगे, तो उनके पास से भारत को भी नेगोशिएट करने की पावर बनी रहेगी। मोहम्मद यूनुस जो पपेट जैसे लोग हैं उनके साथ हम क्या ही बात कर सकते थे। खैर फिलहाल के लिए इतना ही, जैसे ही और कुछ अपडेट आते हैं आपके साथ साझा किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आज रविवार वार्ता है आप सभी के साथ में, हम जिस तरह से करते हैं यूट्यूब पर आपके लाइव कमेंट्स लिए जाते हैं और आपसे बातचीत होती है, तो जुड़िए। अभी थोड़ी ही देर में इस सेशन के जाने के बाद ही आपके साथ अंकित इंस्पायर इंडिया के लाइव सेक्शन में आपसे आपके सवाल और हमारे जवाब
एक सत्र रखा गया है, जल्दी से जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, आप उन्हें यूट्यूब स्टोर से ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी, क्योंकि मैंने हाल ही के समय में काफ़ी कुछ फाइनेंस के सेक्टर में खुद से भी एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई किए। मैं हाल ही में म्यूचुअल फंड्स के लिए जो एग्जाम होता है NISM 5A का, रिसर्च एनालिस्ट का, इन एग्जाम्स को पास किया हुआ हूं। तो मुझे बहुत सारे क्षेत्र स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं स्टॉक्स के लिए पढ़ा रहा था, म्यूचुअल फंड्स के लिए काफ़ी दिनों से क्लासेस ले रहा था, तो बहुत से विद्यार्थियों की मांग थी कि आप हम लोगों के लिए कोई कोर्स लेकर आइए जो म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूटर बनने में महत्वपूर्ण हो, किस तरह से एडवाइजर बन सकते हैं लोग म्यूचुअल फंड्स के, उनके लिए। तो मैं एक जल्दी ही बहुत अच्छा कोर्स प्लान कर रहा हूं, आप लोगों के बीच में जल्दी ही जानकारी होगी। बाकी आपके लिए जो भी बेहतरीन हो वो आप बातें बाजार की एप्लीकेशन पर चेक करते रहें। थैंक यू सो मच।